हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वस्तिक शिक्षण एजुकेशन ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं सुमन टीचर, कक्षा 7, सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान का मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 के 2 वीडियो में समझा दिए थे। चैप्टर नंबर 1 का नाम है राजपूत युग, नए शासक और राज्य, जिसमें हर्षवर्धन के बाद के समय काल का वर्णन हुआ है। फिर उत्तर भारत के राज्यों का वर्णन हुआ है। फिर उसके बाद दक्षिण भारत के राज्यों का वर्णन हुआ है। तो इस वीडियो में हम आपको जहाँ से बाकी था हम वहीं से समझाने वाले हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, यहाँ तक हमने आपको समझा दिया था। भारत पर विदेशी आक्रमण ये भी हो गया था। राजपूत युग शासन व्यवस्था, वैसे तो हमने यहाँ तक आपको समझा चुकी थी। इस वीडियो में हम आपको यहाँ से समझाएंगे राजपूत युग की शासन व्यवस्था। राजपूत युग में विविध राजवंशों का शासन था। किसका शासन था? तो राजवंशों का शासन था। उस समय शासक राजवंशों में तो परिवर्तन आता था, परंतु राजनैतिक परिस्थिति में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। राजपूत युग में राजा का पद वंश परंपरागत था। क्या था? तो वंश परंपरागत था। राजा का ज्येष्ठ पुत्र राज्याधिकारी बने, ऐसा नहीं था। राजा को अपने पुत्रों में से उत्तराधिकारी के रूप में किसी एक पुत्र को युवराज बनाते थे। राजा क्या करते थे? अपने पुत्रों में से उत्तराधिकारी के रूप में किसी एक पुत्र को युवराज बनाते थे। वही युवराज बाद में राजा बनता था। लोगों या राज दरबारियों द्वारा चुनाव करके अथवा मनपसंद राजा चुनने के उदाहरण देखने को मिलते हैं। जैसे कश्मीर के यशकर को ब्राह्मणों की सभा ने चुना था। इस समय मंत्रियों के 2 प्रकार थे। इस समय कितने प्रकार थे मंत्रियों के? तो 2 प्रकार थे। पहला था अमात्य और दूसरा था सचिव। पहला क्या था? अमात्य था और दूसरा था सचिव। अमात्य का कार्य मंत्रणा और राजनीति करना था। अमात्य का क्या कार्य था? तो मंत्रणा करना था और राजनीति करना था। सचिव का कार्य लड़ाई और समझौते का था। सचिव का क्या कार्य था? लड़ाई जो करके आते थे तो उसमें सचिव का काम समझौता करना था। हर प्रकार की नीति का अंतिम निर्णय राज करता था। इस समय शासन के अमलदारों में महाप्रतिहार और दंडनायक जैसे पद थे। नगर की सभा का प्रमुख नगरपति कहलाता था। राजपूत युग में ग्रामीण संस्थाओं का विशेष महत्व था। राजपूत युग जो था क्या था? ग्रामीण संस्थाओं का विशेष महत्व था। इन संस्थाओं का इतना विकास हुआ कि मुगल काल में भी ग्राम पंचायत का महत्व बना रहा। उत्तर भारत की तरह दक्षिण भारत भी ग्राम पंचायत के अधीन था। उसका प्रमुख मुखिया या सरपंच माना जाता था। कुछ विषयों में ग्राम सभा न्याय करती थी, परंतु राज्य शासन में न्यायतंत्र का सर्वोच्च प्रमुख राजा था। सोचिए, जब न्याय के लिए पंच को परमेश्वर माना जाता है तो अदालत में किस लिए सौगंध दिलवाया जाता है? जैसे अदालत में गीता पे हाथ रख के कसम खिलाया जाता है, तो वही के इस पाठ में लिखा हुआ है कि न्याय के लिए पंच को परमेश्वर माना जाता है। जितने भी पंचायत करने के लिए पंच आते हैं, लोग आते हैं, उन्हें पंच कहा जाता है। तो उन लोगों को लोग परमेश्वर मानते हैं। तो अदालत में क्यों नहीं जज को और वकील को परमेश्वर या लोगों को परमेश्वर मानते हैं? क्यों वहाँ गीता पे हाथ रखकर सौगंध खिलाया जाता है, कसम खिलाया जाता है? ऐसा ये सोचने को कहा है। दूसरा है व्यापार वाणिज्य। राजपूत युग में वाणिज्य व्यवस्था को पर देख रेख रखने के लिए एक अलग विभाग था। यह विभाग विदेशी व्यापार पर सीमा शुल्क वसूल करने, वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करने और राज्य में आवश्यक वस्तु मंगवाने आदि की व्यवस्था करता था। मुख्य कर जमीन की उपज का 6ठा भाग था। क्या था? मुख्य रूप से क्या था? जमीन का
जो उपज होता था उसका छठा भाग था। राजपूत युग में जमीन पर लगने वाला जो कर था, कर किसे कहते हैं? टैक्स को कहते हैं। कर का भाग कहलाता, लगने वाला कर भाग कहलाता था। आज भी जमीन पर कर लिया जाता है। आज भी उन राजपूत युग में जो चला आ रहा था वो आज भी जमीन पे टैक्स लिया जाता है, कर लिया जाता है। बंदरगाह और नाका पर तथा सिंचाई पर कर वसूल किया जाता था। इस समय समुद्र पार व्यापार के लिए गुजरात के स्तंभ तीर्थ खंभात और भृगु कक्ष, भरूच में जो है, जिसे भरूच कहते हैं उसको भृगु कक्ष भी कहते हैं, बंदरगाह प्रसिद्ध थे। भारत पर विदेशी आक्रमण नेक्स्ट और लास्ट है, इसके बाद आपको प्रश्नोत्तर आएंगे कि भारत पर विदेशी आक्रमण 8वीं से 12वीं शताब्दी दौरान भारत में मुस्लिम आक्रमण हुए। 8वीं शताब्दी में अरब राज सत्ता का विस्तार करने के उद्देश्य से मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के उत्तरी पश्चिम भाग पर आक्रमण किया। कौन उत्तरी पश्चिमी भाग पर आक्रमण किया था? तो बिन कासिम वायव्य दिशा से सबुकतिगनी की फौज ने भी आक्रमण किया था। सबुकतिगिन की फौज ने भी आक्रमण किया था, लेकिन इस आक्रमण से भारत में उनके राज सत्ता स्थापित न हो सकी। इसके बाद गजनी के सुल्तान महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी तक के सायंकाल की भारत की। नेक्स्ट है, अथाह धन संपत्ति को देखकर कई बार आक्रमण किया। महमूद गजनवी के आक्रमण का मुख्य कारण भारत की अथाह संपत्ति थी। वह एक आक्रमण के बाद दूसरा आक्रमण करता था और हर बार पहले से अधिक ताकतवर होकर भारत पर चढ़ाई करता था। इस समय भारत के शासक एकजुट होकर शक्तिशाली सेना नहीं बन सके। परिणाम स्वरूप 1026 ईस्वी में उसने सोमनाथ पर आक्रमण करके अथाह संपत्ति लूट ली। महमूद गजनवी के आक्रमण के पश्चात लगभग 150 वर्ष बाद पुनः भारत पर उसी दिशा से आक्रमण हुआ। पहले हुए आक्रमणों की बात भारतीय शासक भूल गए। महमूद गजनवी मृत्यु के बाद सत्ता के लिए गजनी में लड़ाइयाँ चल रही थी, लेकिन इस समय सत्ता स्थिर नहीं हुई थी। तब हमारे शासक इस कमजोरी का लाभ नहीं ले सके। तो विद्यार्थियों, ये पाठ का जो है ये पूरा हुआ। नेक्स्ट है स्वाध्याय के प्रश्न। नेक्स्ट क्या है? स्वाध्याय के प्रश्न। इसमें प्रश्न दिया है पहला कि रानी की वाव का निर्माण किसने करवाया था। तो आपको हमने इसके ऊपर पढ़ाया था कि उदयमती, जो उदयमती थी उनको ही रानी कहा गया था। उदयमती का विवाह भीमदेव सोलंकी के साथ हुआ था। रानी उदयमती के पाटन के विश्व प्रसिद्ध वावड़ी बनवाई गई थी, जो रानी के वाव के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर, पहले का आंसर आपको यहाँ से लिखना होगा कि रानी की उदयमती, ये है क्वेश्चन नंबर 1 का 1 याद रखना। यहाँ से उनका निर्माण करवाया था, यहाँ तक आपको लिखना होगा। निकलवाई थी। पहले का आंसर ये हो कि रानी उदयमती ने पाटन में विश्व प्रसिद्ध वावड़ी बनवाई थी, जो रानी के वाव के नाम से जानी जाती है। आज इस रानी की वाव को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त है। सिद्धराज जय सिंह की माता मीनल देवी मयड़ देवी आदर्श राजमाता थी। उन्होंने प्रजा को न्याय देने के लिए अनेक कार्य किए थे। सोमनाथ की यात्रा बंद करवाने में धोलका में मलाव तालाब के निर्माण में उनका निर्णय था। सिद्धराज जयसिंह ने कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र से सिद्धोमहस्तबदानुशासन नामक समृद्ध ग्रंथ की रचना करवाई और हाथी पर इस ग्रंथ की नगर यात्रा निकलवाई थी। तो यहाँ तक आपका पहले का आंसर होगा। नेक्स्ट दूसरा है कि चौहान वंश के शासक प्रारंभ में कहाँ शासन करते
थे। ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। तीसरा प्रश्न है कि अड़हिलवाड़ पाटन की स्थापना किसने की थी। चौथा है वाघेला वंश का अंतिम शासक कौन था। तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर आप चाहो तो किताब में से आप लिख सकते हो देख के। वाघेला वंश हम इसमें आपको समझाई थी कि वाघेला वंश के लास्ट में कौन उनका संस्थापक बना था। तो आपको इस देखो ये रहा कि सोलंकी शासकों की सत्ता कमज़ोर पड़ने पर गुजरात की गद्दी पर वाघेला वंश का शासन आया। वाघेला सोलंकियों के वफादार सरदार थे। उनकी सेवा के बदले में सोलंकियों ने व्याघ्रपल्ली वाघेल गांव अरड़ेज राज को दिया था और उस गांव के नाम पर उनके वंशज वाघेला कहलाए। तो हाँ, वाघेला वंश के अंतिम शासक कर्णदेव वाघेला थे। कौन थे? कर्णदेव वाघेला। आपका प्रश्न है कि वाघेला वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो आपका आंसर होगा कि वाघेला वंश का अंतिम शासक कर्णदेव थे। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न है कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राजपूतों के गुण। राजपूत युग का व्यापार वाणिज्य। अभी मैंने आपको ऊपर राजपूत का व्यापार वाणिज्य समझाया था, इसमें से आपको लिखना होगा। देखिए राजपूत शासन व्यवस्था है ये। तो एक मिनट हम आपको इसमें से खोज देते हैं। आपको इसमें से देख के लिखने में ज़्यादा ये रहा वाणिज्य व्यापार। क्वेश्चन नंबर दूसरा है ये कि राजपूत युग में वाणिज्य व्यवस्था पर देखरेख रखने के लिए अलग विभाग था। यह विभाग विदेशी व्यापार पर सीमा शुल्क वसूल करने, वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करने और राज्य में आवश्यक वस्तुओं मंगवाने आदि की व्यवस्था का कार्य करता था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। उत्तर भारत के किन्हीं 3 मुख्य राजवंशों के नाम लिखिए। उत्तर भारत के आपको शुरुआत में ही मिलेगा, दक्षिण भारत का नहीं, उत्तर भारत का पूछा है कि 3 राजवंशों के नाम लिखना है आपको। तो इसमें दिया है कि मदन चंद्र और गोविंद चंद्र, ये तो 2 ही हो रहे। पहले प्रश्न पढ़ते हैं। कौन सा प्रश्न था कि उत्तर भारत के किन्हीं 3 मुख्य राजवंशों के नाम लिखना है। जो इसमें राजवंश थे उनके नाम लिखना है। तो राजवंशों के नाम लिखना है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत के किन्हीं 3 मुख्य राजवंशों के नाम लिखिए। इसके बाद है गुजरात का प्रथम सुल्तान कौन था। चौथा है राजमाता मीनल देवी के प्रजा कल्याण के कौन कौन से कार्य किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका तीसरा कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प ढूंढकर लिखना है। तो उत्तर भारत में किस राजा की मृत्यु के बाद छोटे छोटे राज्य स्वतंत्र हुए, तो पुलकेशी। बुंदेलखंड का राज्य बाद में किस नाम से जाना गया, तो जेजाक भुक्ती। नेक्स्ट है मालवा के परमार वंश के शासकों में निम्नलिखित किसका समावेश होता है, तो भोज का। 8वीं शताब्दी में बंगाल के किस वंश का शासन था, तो पाल वंश का। किसका था, पाल वंश का, और इसमें भोज। रानी की वाव किस वंश के शासनकाल से बनी थी, तो चावड़ा। सही जोड़े मिलाना इत्यादि बहुत सारे प्रश्न हैं। इसमें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस प्रश्न स्वाध्याय के प्रश्नों का एक वीडियो बना के सेंड करूँगी। तब तक के लिए जय गायत्री।